नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुडिशरी में आने वाले जीएस की, खासकर उत्तर प्रदेश के जो पेपर में और बिहार के जुडिशरी के पेपर में जीएस का जो सिलेबस है। और अगर हम सिर्फ जुडिशरी के साथ साथ अगर बाकी जीएस के जो पेपर देखें, पीसीएस या अदर लेवल्स के, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे। इस क्रम में आज हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को चर्चा करते हुए हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम चर्चा चलाएंगे, एक सीरीज चलाएंगे। इसे हम लाइन से कवर करेंगे सारी चीज़ों को और मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। जो उत्तर प्रदेश जुडिशरी, बिहार जुडिशरी और बाकी जहाँ भी जीएस आता है या जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं पीसीएस में या बाकी सब पेपर्स जो भी होते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर हम देखें तो उसकी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हो जाती है। भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आई, कैसे क्या सब कुछ हुआ था, इसको देखते हुए साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के पहले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अगर हम देखें, भारत में उस समय मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासक का समय चल रहा था। उस समय भारत में मुग़ल शासक जो थे शासन में थे, मुग़लों की सत्ता थी उस समय पे। सन 1600, 1500, 1500 के बाद से बाबर जब आया, उसके बाद से मुग़लों का ही शासन चल रहा था भारत में। मध्यकालीन भारत का भी समय उसी समय चल रहा था। और उस समय जब मुग़लों का शासन चल रहा था भारत में, उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण अपने विस्तृत रूप को पार कर चुका था। पुनर्जागरण, रेनेसा पीरियड जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे चर्च के पावर से निकलकर लोग राज्य की संकल्पना की तरफ आगे बढ़ चुके थे। तो उसी समय यूरोप में भौगोलिक खोजों की शुरुआत भी हो रही थी। नए नए खोज किए जा रहे थे। साइंस के साथ साथ लोग भौगोलिक खोज भी कर रहे थे। नए नए रास्तों की खोज कर रहे थे। नए नए तरीके से सब कुछ चीज़ों को देख रहे थे। अतः जब मुग़ल वंश के शासनकाल में, जब हम मुग़ल वंश देखते हैं, भारत में जब मुग़ल वंश चल रहा था, मुगलिया सल्तनत चल रही थी, उसके शासनकाल में भारत में एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था। भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो चुकी थी, जिसके कारण यूरोपीय जो थे वो भारत में व्यापार करने आए थे। यूरोपीय जो थे वो भारत में पहले से भी व्यापार करते थे, पहले भी भारत से व्यापार करते थे, परंतु वो जो थे स्थलीय मार्ग से, स्थलीय मार्ग मतलब जो स्थल वाला मार्ग होता है, घोड़े वगैरह के द्वारा, पैदल रास्तों द्वारा, उस मार्ग से हुआ करता था, जिनके बंद हो जाने के कारण समुद्री मार्गों की खोज होने लगी। स्थलीय मार्ग पर कब्जा हो चुका था अरबों का, जैसा कि लिखा है यहाँ पे 1453 में यूरोप के पूर्वी भाग। अब जब हम यूरोप देखते हैं तो यूरोप के पूर्वी भाग में आता है, जैसे मैं अगर आपको मैप से बताऊं तो अगर यहाँ पे यूरोप आता है और यहाँ पे एशिया आता है, तो एशिया का ये तुर्की वाला भाग जो है, इसका छोटा सा भाग यहाँ यूरोप पर पड़ता है, टच करता है ये भाग। और इसी भाग पर कस्तुनतुनिया यहाँ पे है, इस्तांबुल इसकी राजधानी हो जाती है, कस्तुनतुनिया यहाँ पे है। तो ये रास्ता जो था, यहाँ पे अरबों का आक्रमण हो जाता है और अरब यहाँ पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, जिस कारण से ये जो स्थल मार्ग था भारत आने का, एशिया में प्रवेश करने का ये जो स्थल मार्ग था, ये बंद हो गया। और यही रीज़न था कि देखिए यहाँ पे तुर्की क्षेत्र में अरबों द्वारा आक्रमण कर अधिकार जमा लिया जाता है, जिससे यूरोप तथा भारत के मध्य व्यापार बंद हो जाता। स्थलीय मार्गों द्वारा जो था व्यापार, वो भारत और यूरोप के बीच में बंद हो जाता है। अब इसके बाद ही जब ज़रूरत पड़ती है ना, कहते हैं हम, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इन्हें आवश्यकता पड़ी, भारत में मसालों वगैरह का व्यापार करने की आवश्यकता थी। यूरोप वगैरह ठंडे एरिया थे जहाँ पे मसालों की कमी होती है और वहाँ पे मसालों की बहुत आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें भारत से व्यापार करना जरूरी था।
या फिर एशिया से व्यापार करना जरूरी था। तो वो पुनः व्यापार करने के लिए भौगोलिक खोज किए जाते हैं और समुद्री मार्गों से विभिन्न स्थलों को पता लगाने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे इसमें से दो देश जो थे वो बहुत मुख्य थे, स्पेन और पुर्तगाल। ये भौगोलिक खोज, समुद्री मार्गों की खोज करने में बहुत आगे काम कर रहे थे। जिसमें से स्पेन का एक नागरिक था कोलंबस। 1492 में वो भारत की खोज में निकलता है, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर देता है। लेकिन उसे वह मरने तक उसे पता नहीं होता है कि उसने अमेरिका का खोज किया। उसे यही पता था कि उसने भारत की ही खोज की है। तो ये 1494 में उसने अमेरिका की खोज कर दिया था। यह एक स्पेनिश नागरिक था, स्पेन का था ये कोलंबस। और इसके बाद एक पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जो 20 मई, कहीं कहीं आप 19 मई भी देखेंगे, 20 मई 1498 में भारत की खोज करता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया था और ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक ने किया था। अब ये जो वास्को डी गामा और बात करें कोलंबस का जो रास्ता था, ये मैंने मैप के माध्यम से प्रयास किया है, मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रयास किया है समझाने का। अगर हम बात करें, यहाँ पे यूरोप है, यूरोप में स्पेन, और अगर हम बात करें स्पेन और पुर्तगाल थोड़ा सा ऊपर नीचे ही रहते हैं, पुर्तगाल थोड़ा नीचे है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये सीधा निकलता है कोलंबस और चला जाता है, सीधा खोज में निकलता है, सीधा जाता है तो सीधा प्राप्त करता है अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप यहाँ पे है, अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये सीधा चला जाता है तो सबसे पहले वो अमेरिका ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब वास्को डी गामा निकलता है तो जिस रास्ते से वो निकलता है वहाँ तक एक व्यक्ति आता है बार्थोलोम्यो डियाज नाम का। वो आता है उत्तमासा अंतरीप, इसका खोज कर चुका था 1487 में। इसी रास्ते से वास्को डी गामा होकर आता है और अफ्रीका में रुकता है, और अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी था जो अफ्रीका से उसको रास्ता बताता है एशिया में, भारत खासकर कालीकट बंदर, कालीकट के तट पे पहुंचने का। तो इस तरह से वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा का जो रास्ता है वो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से अफ्रीका के नीचे से होते हुए, यूरोप से अफ्रीका के नीचे होते हुए एशिया में प्रवेश करता है। ये रास्ता हो जाता है वास्को डी गामा का। अतः इसलिए वास्को डी गामा भारत की खोज कर पाता है, भारत की खोज नहीं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज। तो ये चीज़ हो जाता है हमारा यहाँ तक। इसके बाद हम बात करें, अभी आगे हम बात करेंगे पुर्तगालियों का कैसे क्या होता है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख भी दिया है, केप ऑफ गुड होप, जो उत्तमासा अंतरीप जिसे हम कहते हैं, उत्तमासा अंतरीप, इसका खोज 1487 में बार्थोलोम्यो डियाज ने किया था। 1487 में इसी को उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। अफ्रीका के साइड में, साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा दूरी पे है, और उसी रास्ते के माध्यम से वास्को डी गामा भारत उसी रास्ते से होकर आया था। अब हम अगर बात कर लें यूरोपीय कंपनियों का, अभी हम एक एक करके सारे कंपनियों को पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता ही है, 1498 में वास्को डी गामा आ गया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया था। और डचों की बात करें तो डच जो थे वो प्रेजेंट में उसका नाम नीदरलैंड है, पहले हॉलैंड नाम हुआ करता था, अब हॉलैंड का नाम अब बदलकर नीदरलैंड हो गया है। तो इन्हीं को डच कहा जाता था। तो ये जो डच वाले थे, ये 1595 में ही अपनी कंपनी, इनकी कंपनियों का आगमन हो गया था, लेकिन ये अपनी कंपनी का स्थापना नहीं कर पाए थे। ये चले गए थे इंडोनेशिया साइड में, वहाँ से मसालों का व्यापार किया था उन्होंने। फिर इसके बाद तीसरे क्रम में अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, और उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। ये तो आगमन का क्रम हो गया कि वे कब आए। इसके बाद उनकी कंपनी का स्थापना का क्रम और उनकी पहली कोठी, उनकी फैक्ट्री जहाँ पे पहली बार बनी, उसका भी क्रम पेपर में आता है। तो अगर हम देखें तो कंपनी का स्थापना का क्रम क्या हो जाएगा। आए तो ये अब आप किनारे से लाइन से याद करना चाहोगे तो 98, 8 है, 5 है, 0, 4 ऐसे करके 98 में, 1498 में पुर्तगाली, 1595 में, 1498 के बाद 1595 के 5 साल बाद 1600 में, और 1664 फिर उसके बाद फ्रांसीसी आ जाते हैं। अगर इनकी बात करें कंपनियों का स्थापना का क्रम कैसे था, कि ये पुर्तगाली तो आ गए थे, लेकिन उन्होंने कंपनियों का स्थापना पुर्तगाली ने जो किया वो 1498 में ही किया, जबकि
अब यहाँ पे डच जो थे वो अपनी कंपनी का स्थापना आए थे पहले 1595 में ही आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना बाद में किया। उसके पहले अंग्रेज जब 1600 में आए, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आकर ही उन्होंने अपनी कंपनी का भी स्थापना 1600 में कर लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं। और डच तो आए थे 1595 में, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना 1602 में किया, इस्टेब्लिश किया कंपनी को। और फ्रांसीसी 1664 में आए थे। इन्होंने जिस सब आए इन्होंने भी अंग्रेज की तरह 1664 में ही अपनी कंपनी का स्थापना कर लिया था। लेकिन बात करें इनकी पहली फैक्ट्री के बारे में, तो इस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले पुर्तगालियों का देखते हैं। तो 1503 में कोचीन में सबसे पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने अपना बसाया। पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री अपनी 1503 में लगाई। अंग्रेज आए थे 1602 में। 1602 में कंपनियों की स्थापना भी कर लिया आपने। इनकी पहली फैक्ट्री जो बनी सूरत में 1608 में, लेकिन इस फैक्ट्री को रोक दिया गया था। इसके बनने को मुग़ल बादशाह के द्वारा रोक दिया गया था। बाद में 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री इनकी बनके तैयार हो जाती है, और ये सूरत वाली फैक्ट्री बाद में 1613 में बनके तैयार होती है। खैर कहा जाता है सूरत वाली ही फैक्ट्री इनकी पहली बनना शुरू हो गया था। इसके बाद बात करें डचों का। डच तो आए थे, ऊपर मैंने बताया यहाँ पे 1595 में, लेकिन इनकी जो कंपनी का स्थापना हुआ 1602 में अंग्रेज़ों के बाद हुआ। यही क्रम थोड़ा सा गड़बड़ाता है कि डच आए थे पहले, अंग्रेज बाद में आए थे, लेकिन कंपनी की स्थापना अंग्रेज़ों की पहले हो गई थी और डचों की बाद में हुई थी। और 1664 में जब आए थे फ्रांसीसी, तभी इनका कंपनी स्थापना हो गया। अब डचों की बात करें, पहली व्यापारिक कोठी कब बनी डचों की, तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में, जहाँ पे अंग्रेज़ों का 1611 में बन गया था, वहाँ पे मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 में ही। अब यहाँ पे एक चीज़ फिर देख सकते हैं आप कि डचों ने फैक्ट्री जो अपना व्यापारिक कोठी बनाया वो अंग्रेज़ों से पहले स्थापित कर लिया। अंग्रेज़ों का 1608 में बनना शुरू हुआ था, जबकि 1611 में बन के कम्प्लीट हुआ। मसूलीपट्टनम वाला, वो भी सूरत वाला, बन के 1613 में तैयार हुआ। डचों ने 1605 में ही अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी मसूलीपट्टनम में। इसके बाद फ्रांसीसी का जो क्रम था वो लगभग अंग्रेज़ों को ही तरह था। ये 1664 में आए और 1668, 4 साल बाद 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली अंग्रेज़ों की तरह। कहाँ पे? सूरत में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कंपनी की स्थापना का क्रम कैसे है और क्या कैसे सब कुछ है, इसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं हम। और आगे देखते हैं। फिर आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा कि कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। तो अगर हम देखें फिर से एक बार, तो कंपनियां जो आईं उसमें सबसे पहले पुर्तगाल आया 1498 में, फिर डच आए 1595 में, अंग्रेज आए 1600 में और फ्रेंच आया 1664 में। फ्रांसीसी पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1600 और फ्रेंच 1664 में। लेकिन इनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम थोड़ा सा पलट जाता है। अंग्रेज पहले बना लेते हैं, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और डच बाद में। तो 1498 में पुर्तगाली जब आए उसी समय अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर लिए। अंग्रेज 1600 में जब आए उसी समय कंपनी इस्टेब्लिश कर लिए। डच लेकिन अपना उस समय जब आए उसके 7 साल बाद 1595 में आए और 1602 में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश किया। और फ्रांसीसी जब आए ये भी 1664 में ही अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर लिया। सब अपने जब आने के टाइम पर ही अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन डचों ने 1602 में किया, जबकि आए थे 1595 में। अच्छा, जो कंपनी के आगमन का क्रम है वही इनकी व्यापारिक कोठी का क्रम है। अगर हम देखें तो इनकी व्यापारिक कोठी का क्रम भी वही है, क्योंकि सबसे पहले कोचीन में 1503 में पुर्तगाल, फिर दूसरा 1605 में डच मसूलीपट्टनम में, और 1608 में तीसरा सूरत में अंग्रेज, और 1668 में चौथा सूरत में फ्रांसीसी। तो यहाँ जैसे 1 2 3 4 थे, यहाँ भी उसी तरह से अगर हम देखें, पहले पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज और चौथा फ्रांसीसी हो जाते हैं। लेकिन बस यहाँ पे कंपनी का स्थापना का क्रम बदल जाता है। इसमें पुर्तगाली पहले, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक कंपनियों के आगमन को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये पुर्तगाली आए तो क्या किया, ब्रिटेन वाले आए तो क्या हुआ, डच आए तो क्या हुआ, और फ्रांसीसी आए तो क्या हुआ, इसको आगे हम देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहता है। आगे बताइएगा, आपको और चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर
उसके लिए चर्चा करेंगे और ज़रूर आपके लिए लाएंगे। बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।